गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 9 से संचयन भाग 1 पुस्तक पाठ नंबर 6 दिए जल उठे। अब ये पाठ नंबर 6 शायद जो नई पुस्तक आएगी उसमें पाठ नंबर ये 6 नहीं होगा, पाठ नंबर 4 होगा, क्योंकि इसमें से 2 पाठ जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका पाठ नंबर, चलो इसमें तो 6 लिखा है, कोई बात नहीं, दिए जल उठे इसका शीर्षक है। पाठ का नाम क्या है? दिए जल उठे। लेखक है मधुकर उपाध्याय। तो सबसे पहले तो लेखक का जो परिचय है वो मैं आपको बता रही हूँ। लेखक मधुकर उपाध्याय ने प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या से प्राप्त की थी। उसके बाद अवध विश्वविद्यालय में विज्ञान में स्नातक होने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से उन्होंने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया था। इतिहास और खास तौर पर ब्रिटानी शासनकाल में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्च की पुनरावृत्ति के लिए प्रेरित किया और उन्होंने 400 किलोमीटर से अधिक तक की पैदल यात्रा की। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर उनकी पुस्तक 50 दिन 50 साल पहले खासी चर्चित रही। उनकी एक अन्य पुस्तक किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार को भी काफ़ी सराहा गया। यानी उनकी पुस्तकों की जो उन्होंने लिखी थी, उनके जो पुस्तक में उनके जो पाठ लिखे गए हैं उनको जी काफ़ी सराहना की गई, उनकी खूब प्रशंसा की गई। हिंदी और अंग्रेजी में समान अधिकार से लिखने वाले मधुकर उपाध्याय की 3 पुस्तकें अंग्रेजी और 12 हिंदी में प्रकाशित हो चुकी हैं। पत्रकारिता और साहित्य के साथ साथ उनकी गहरी दिलचस्पी कार्टून विद्या और रेखांकन में भी है। मधुकर उपाध्याय आजकल दैनिक लोकमत समाचार के प्रधान संपादक हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म था वो 1956 में हुआ। तो ये लेखक का परिचय। अब इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ शायद आप नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको उन शब्दों का अर्थ समझा रही हूँ। यदि आपको पता भी है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पता तो वो मैं आपको समझा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। ये है निषेधाज्ञा, मनाही का आदेश। हमें कुछ कई बार तो ये आज्ञा दी जाती है, ये काम आपको करना है, कई बार होती है निषेधाज्ञा, यानी ये काम आपको नहीं करना है, और नहीं करने के बाद नहीं करना कह दिया जाता है, उसके बाद भी यदि हम उस काम को करते हैं तो हमारे लिए बहुत गलत हो जाता है। तो ये निषेधाज्ञा, मनाही का आदेश, यानी नहीं करना। फिर है कबूल, कबूल करना यानी स्वीकार करना। क्षुब्ध यानी अशांत या नाराज। कई बार ऐसी कुछ बात हो जाती है, हम उससे क्षुब्ध हो उठते हैं, या हम कहते हैं भला बंदा उस बात से क्षुब्ध हो उठा, यानी वो नाराज हो उठा। भव्य, शानदार। भर्त्सना, निंदा। कभी कोई गलत काम करता है तो हम उस काम की भर्त्सना करते हैं, यानी उस काम की निंदा करते हैं। पारित, पास करना, यानी कोई भी प्रस्ताव जो है हम कहते हैं इसमें पारित हो गया है, वो लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, तो पारित मतलब पास हो गया, सबने मिलकर के उससे पारित कर दिया, उसे पास कर दिया। रियासतदार, किसी रियासत या इलाके का जो मालिक होता है उसे रियासतदार कहते हैं। अब प्रयाण होता है यात्रा। अधिपत्य मतलब प्रभुत्व, किसी का अधिपत्य स्वीकार करना, प्रभुत्व स्वीकार कर लेना। पुश्तैनी पीढ़ियों से चला आ रहा। संहार, नाश करना। बयार में होता है हवा। तुच्छ, हम कहते हैं कई बार छोटी सी चीज है, ये तो तुच्छ से वस्तु है, यानी क्षुद्र या निकृष्ट। प्रतिध्वनि, गूंज, अनुगूंज, जब हमारी ही आवाज हमें वो दोबारा से सुनाई देती है
कई बार हम खाली कमरे में बोलते हैं या किसी ऐसी जगह पर जाकर के बोलते हैं जहाँ से वो आवाज़ हमें दोबारा सुनाई देती है। अब आपने देखा होगा जब माइक को चेक करते उसमें बोलते हैं हेलो हेलो हेलो, तो वो आवाज़ दूर दूर तक जाके हमें वापस सुनाई देती है हमारी। हम तो एक बार बोल के रह जाएंगे, हमने बोला हेलो हेलो, वो हमें सुनेगी हेलो 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 हेलो, तो वो धीरे धीरे उठती जाएगी, यानी कि हमें ही वो गूंज सुनाई देती है। तो अपनी आवाज़ जो है उन्हें सुनाई देती है, वो होता है प्रतिध्वनि। तो अब जो है ये मधुकर उपाध्याय जी ने जो दिए जलों के पाठ आपकी पुस्तक में लिखा है, तो उसमें से मैं आपको 2 पेज आज पढ़ के समझाती हूँ। तो बच्चों आप अपनी अपनी किताब खोल के बैठें, उसमें से आप भी पढ़ते जाएंगे और मैं भी पढ़ के आपको समझाती जाऊँगी। और आज 2 पेज समझा के बाकी मैं आपको बाद में समझाऊँगी। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। रास जगह का नाम है, बरगद का पेड़ होता है और पेड़ वो बहुत पुराना था, इसलिए उसे बूढ़ा बरगद का पेड़ कहा गया है। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, मतलब रास जाकर के उन्हें भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी, यानी अभी वो कुछ नहीं कह सकते थे, निषेधाज्ञा लागू हो गई और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बोलने की मनाही थी, फिर भी उन्होंने 2 शब्द बोले, तो वो जरा सा बोले थे, इस बात के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलड़ी के आदेश पर हुई थी। अब वो क्योंकि पटेल ने पिछले आंदोलन के समय उन्हें अहमदाबाद से भगा दिया था, तब वो इस बात का बदला तो लेना चाहते ही थे, तो इसलिए उन्होंने इसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। अब जज भी समझ नहीं पा रहा था, वहाँ उन्होंने अपराध तो कबूल कर लिया और अपराध को इतना बड़ा भी नहीं था, यानी 2 लाइन ही तो बोली थी, 2 शब्द तो बोले थे, वहाँ पे लोगों को कुछ संबोधित करना चाह रहे थे, इतने में तो उन्हें जो है पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा है, यानी जज को समझ में नहीं आ रहा था कि किस धारा के तहत क्या सजा दे, तो 8 लाइन का जो फैसला लिखना था उसमें 1.5 घंटा लगा, वो सोचते रहे। पटेल को 500 रुपये जुर्माना के साथ 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल में लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। अब क्षुब्ध मैंने क्या है, नाराज थे, अशांत हो गए थे वो सुन करके। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी सब लोग इस बात के बारे में सोच रहे थे, हिसाब लगा रहे थे। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, यानी जैसे ही पटेल वहाँ से जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे तो लोग जो है बाहर निकल जाएंगे, इसीलिए वो टाइम का अंदाज़ा लगा रहे थे, समय का हिसाब लगा रहे थे कि कितना समय लगेगा और कब तक वो यहाँ से गुजरेंगे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी भी सड़क पर आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का मानना था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहाँ किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोग ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ेगी। इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं उन्हें देखने के लिए, तो वहाँ पर मोटर गाड़ी रोकनी ही पड़ी।
गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, संक्षिप्त मतलब छोटी सी मुलाकात हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी जी से कहा कि मैं चलता हूँ, अब तुम्हारी बारी है। यानी देश की आज़ादी के लिए आंदोलन करते समय जब उन्हें पकड़ लिया गया और देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, उसके लिए आंदोलन हो रहे थे, उसी के लिए उन्होंने सभा को संबोधित किया था। अब उन्हें पकड़ लिया गया है, यानी वो तो जेल में जा रहे हैं और वो दूसरों से कह रहे हैं कि अब तुम्हारी बारी है, इसके बाद तुम्हें भी ऐसे ही पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई, यानी किसी काम के परिणाम स्वरूप जब उसका विरोध किया जाता है ना, तो वो जो कार्य करते हैं उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। भर्त्सना मतलब निंदा की गई। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। पारित मैंने पास होना, तो पास नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है। नजीर होता है उदाहरण, एग्जाम्पल जिसको हम बोलते हैं। एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। गांधी जी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। भी पता भी था कि नहीं पकड़ेंगे, लेकिन फिर भी पूरी तैयारी कर रखी थी। रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया था, मतलब उनकी प्रशंसा की थी। कुछ दरबार रास में रहते थे, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवन में है, यानी उसके पास लगते गांव देवन में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे, यानी रियासत के मालिक होते थे। उनकी साहबी थी, जो साहब की तरह, यानी जैसे बड़े साहब रहते हैं वैसे रहते थे। ऐशो आराम की जिंदगी थी। एक तरह का राजपाट था, लेकिन वे दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर के रास में बस गए थे। गांधी जी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। त्याग और हिम्मत, जैसे इन्होंने मतलब इतनी बड़ी रियासत के मालिक थे, वो सब कुछ छोड़ करके यहाँ रास में आकर के रहने लगे थे। इन्होंने अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ दी थी। वो उसी की तरह सब लोगों को उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो आज मैं आपको इतना ही समझा रही हूँ बच्चों। कल इस पाठ को, यानी कि इससे अगले वीडियो में मैं आपको ये पाठ पूरा जो है वो समझा दूँगी। तो आज के लिए आप इतना ही देखें, समझें और याद करें, तो बाकी बाद में। थैंक यू।